नमस्कार, न्यूज मेकर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आज 6 तारीख से मध्य प्रदेश से हज की यात्राएं शुरू हो रही है। आज पहला विमान भोपाल से हज यात्रियों को लेकर जा रहा है। इस मौके पर खास बातचीत के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सनवर पटेल जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सनवर जी। हज इस्लाम के 5 फराइजों में से एक है, तो इस हज यात्रा के लिए क्या क्या तैयारियां आपने की हैं? देखिए, मध्य प्रदेश हज कमेटी मध्य प्रदेश शासन के दिशा निर्देशानुसार मध्य प्रदेश से जाने वाले जो आज़मीन हज हैं उनके लिए बेहतर से बेहतर इंतज़ाम करने की कोशिश करती है। फॉर्म हज के आवेदन, हज फॉर्म भरने से लगाकर हज के फॉर्म जमा करने तक, हज के लिए जो जिन लोगों का सिलेक्शन होता है उन आज़मीन हज को ट्रेनिंग देने से लगाकर उनको टीकाकरण, उनके स्वास्थ्य परीक्षण तक, ये सारे इंतजामात करने के लिए आज़मीन हज को जो लोग एप्लीकेंट हैं उनको भोपाल ना आना पड़े। सभी 50 जिला मुख्यालयों पर उनके इंतजामात किए जाते हैं। ऐसा पहली बार हुआ है मध्य प्रदेश में? ये 2011 मिशन 2012 जब से मध्य प्रदेश में हज की उड़ानें चालू हुई है, मध्य प्रदेश शासन ने बेहतरीन इंतजामात करने की कोशिश की है और व्यवस्थाओं का विकेंद्रीकरण करके उनकी सुविधाओं को उनके घर तक पहुंचाने का काम किया है। इस बार मैंने सुना कि हज पे जाने वाले लोगों को कंबल, ऐसे कंबल दिए जा रहे हैं जो वे अपने साथ ला सकेंगे, मोनो रेल के टिकट उन्हें दिए जा रहे हैं और मोबाइल की सिम दी जा रही है ताकि वहां उन्हें कोई परेशानी हो तो बात कर सके। और कोई सुविधा इसके अलावा दी गई? प्रकाश जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। जहां तक सिम कार्ड का सवाल है, बड़ी मुश्किलें आती थी। मुश्किलों के साथ ये दिक्कत जाती थी कि वहां से कई लोग फोन अपने रिश्तेदारों को नहीं दे पाते थे, नंबर ही नहीं पता चलते थे। मध्य प्रदेश की हज कमेटी ने मध्य प्रदेश शासन के सहयोग से 2011 में ये शुरुआत की और 2011 में शुरुआत करके और खादिम उल हुज्जातों को सिम कार्ड उपलब्ध कराई और मध्य प्रदेश से जाने वाले सभी 4,452 हज यात्री पिछले साल जो गए थे गुलिस्ता वर्ष, उसमें उन सब लोगों को उनका मोबाइल नंबर उपलब्ध कराया, उनका नाम और उनका फोटो उपलब्ध कराया, जिसको देश भर की हज कमेटी ने सराहा। इस बार सारे हाजी साहिबानों को सिम कार्ड दी जा रही है। उन सिम कार्ड में 5 रियाल का बैलेंस दिया जा रहा है, लगभग 75 भारतीय रुपए का बैलेंस दिया जा रहा है और उसमें जो जरूरी नंबर है हमारे हज काउंसलेट के, हमारे देश के जो खादिम उल हुज्जात या जो सेवक वहां रहेंगे उनके, वहां के मिशन हज में जो डॉक्टर्स रहने वाले उनके, ये सारे नंबर उसमें पहले से सेव्ड करके दिए जा रहे हैं। फिर अभी तक जो हाजी साहिबान जाते थे वो अपना पैसा जमा कराते थे, उस पैसों में से उनको रियाल के रूप में एम्बार्केशन पॉइंट पर, एयरपोर्ट पर उनको रियाल के रूप में पैसा वापस किया जाता था, जो उनको वहां अरकान पूरे करने में अपनी जरूरी खर्च जो होता है, आवश्यक खर्च, उसको करने में वो खर्च होता था। तो इस बार वो 2100 रियाल की जगह 2150 रियाल हर हाजी साहिबान को वो दिया जा रहा है। और इस मंच के माध्यम से, इस टीवी के माध्यम से मैं सभी आज़मीन हज को मुबारकबाद देने के साथ साथ ये बताना चाहता हूं कि वो ये 2150 रियाल पूरे तरह गिनकर साथ ले जाएं। ये व्यवस्था इस बार एडिशनल की गई है। एक व्यक्ति के हज पे जाने पर कितना खर्च होता है अगर वो आपकी व्यवस्था से जाए? हज कमेटी के माध्यम से जाने वाले जो हाजी साहिबान हैं उन पर 2011 तक 1,02,779 रुपए खर्च होते थे और इस बार 2012 में सर्वाधिक बढ़ोतरी के साथ, ज्यादा पैसे बढ़ने के साथ 1,33,200 रुपए एक हाजी पर खर्च हो रहे हैं। यानी करीब 30% बढ़ गया। 30% जो है वो बढ़ोतरी इस बार इस राशि में हुई है, जो कि बहुत ज्यादा है। लोग कहते हैं कि जिस तरह लोग हज पर जाते हैं और एयर इंडिया यात्रियों से जैसा सलूक करता है वो अच्छा नहीं होता। कोई शिकायतें आपको मिली? मेरी बहुत बड़ी शिकायत है। मैंने सेंट्रल हज कमेटी से भी इसकी मांग की है और समय समय पर मैं इस मांग को दोहराता रहूंगा और आपसे भी, आपके इस टीवी के माध्यम से भी, आज इस चैनल के माध्यम से मैं मांग करना चाहता हूं कि इस एयर इंडिया या किसी भी कंपनी की जो मोनोपाली है वो मोनोपाली नहीं होना चाहिए। ग्लोबल टेंडर होना चाहिए। दुनिया भर की एयरलाइंस कंपनियों को बुलाना चाहिए। बेहतरीन सुविधाओं के साथ साथ रेट में आधी कमी मिल जाएगी, तुरंत आधी कीमतें हो जाएगी ग्लोबल टेंडर के कारण। लेकिन ये एकाधिकार के कारण ऐसा होता है, ये कहना चाहते हैं। ये सब हठ धर्मिता है, गलत नीतियां हैं, जिसको
सेंट्रल गवर्नमेंट को बदलना चाहिए, और नहीं बदलने की स्थिति में जिस प्रकार से हर दिन एक रेगुलेशन उनके खिलाफ पास हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट हर दिन खड़ी हो रही है। आज फिर उन्होंने उनका 11,000 वीआईपी कोटा खत्म कर दिया है। उसी प्रकार उनका ये जो मोनोपाली है इसको भी सुप्रीम कोर्ट एक दिन खत्म करेगी अगर उन्होंने हमारी सही बात नहीं मानी तो। और जो प्राइवेट टूर एंड ऑपरेटर्स का कोटा है वो भी सुप्रीम कोर्ट एक दिन खत्म करेगी, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं। यानी जिन लोगों के पास ज्यादा पैसे हैं, जो लोग खर्च कर सकते हैं, प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के माध्यम से चले जाते हैं, वहां कोई लॉटरी नहीं लगती। ये पूरी तरह व्यवसायीकरण है, पूरी तरह ये एक व्यवसाय है, और ये 1-2 करोड़ का नहीं, सैकड़ों करोड़ का, 1000 करोड़ का व्यवसाय है जो बंद होना चाहिए। 45,000 का कोटा, हिंदुस्तान भर के 45,000 का कोटा मन माने तरीके से सेंट्रल हज कमेटी जो है वो प्राइवेट टूर एंड ऑपरेटर्स को दे देती है। इसमें कोई घोटाले की आशंका दिख रही है? बिल्कुल, पूरी तरह इसमें घोटाले हैं। इसकी परत दर परत खुलेगी और इसमें बड़े घोटाले, हजारों करोड़ के घोटाले। पहले हाजियों के साथ बड़ा गलत व्यवहार होता था, उन्हें सऊदी मुद्रा देने के नाम पर ठगी होती थी। नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। मध्य प्रदेश में ऐसा कभी नहीं हुआ, और इस प्रकार की घटना कभी सिंगल घटना नहीं हुई। यहां तक कि इंदौर तो उदाहरण है, इंदौर और भोपाल। गुलिस्ता साल जब एक हाजी साहिबान के पैसे पूरे गुम हो गए, तो यहां के जो जिम्मेदार है, यहां के जो जिम्मेदार लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, काजी साहब है, उनके आह्वान पर सिर्फ 10 मिनट के अंतराल में समाज के लोगों ने उनके सारे पैसे जुटाकर और उनको यहां से हज के लिए रवाना किया। नहीं, यहां ऐसा कभी नहीं हुआ। तरबियती कैंप जो होते हैं, प्रशिक्षक शिविर होते हैं, उसमें पूरी ट्रेनिंग दे दी जाती है। पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। किस तरह की ट्रेनिंग देते हैं? उनके फरहाइज किस प्रकार से वहां पूरे होंगे, उनको पहले दिन क्या करना है, उनको दूसरे दिन क्या करना है, उनको तीसरे दिन क्या करना है, पूरे 40 दिन का शेड्यूल उनको उनके सामने रखा जाता है। और साथ में कहीं कोई कमी ना रह जाए, कहीं भूल ना हो जाए, इसलिए उनको साथ में एक पूरे सेंट्रल हज कमेटी की ओर से गाइड दी जाती है। उस गाइड में एक एक दिन का पूरे वर्जन होते हैं कि क्या क्या आपको वहां करना है। यानी पुस्तक पढ़कर आप समझ लो कि आज के दिन क्या क्या जी। कोई उम्र तय है कि इस उम्र से उम्र तक के लोग ही जा सकते हैं? इसमें कोई उम्र तय नहीं है। एक दिन से लगाकर 100 साल तक का व्यक्ति इसमें जा सकता है। उसके भी कोई ऊपर का है और सीनियर सिटीजन है तो वो भी जा सकता है, बशर्ते कि वो फिजिकली फिट हो। किस तरह के लोग हज पर जा सकते हैं? कुछ नियम है? मुझे पता चला कि अगर आप पर कर्ज है तो आप हज पर नहीं जा सकते। बाहैसियत लोग, वो इस्लाम में, शरीयत में अपनी व्यवस्था है, जो बाहैसियत लोग हैं वही हज पर जा सकते हैं, और जो बाहैसियत नहीं है, जिनके ऊपर कोई जिम्मेदारी है, जिनके ऊपर कर्ज है, कर्ज का पैसे से वो हज पर नहीं जा सकते हैं। वो अपनी एक पूरी व्यवस्था है। मतलब जिम्मेदारी में यह भी है कि अगर आपके घर में कोई बेटी विवाह योग्य है, उसका विवाह नहीं हुआ है, तो भी हज पर नहीं जा सकते। बेशक कई मसले ऐसे हैं, यहां तक के मसले हैं, यहां तक के उदाहरण सामने हैं कि अगर कोई आपके पड़ोस में भूखा है तो आप उस भूखे की खिदमत कर दीजिए, अल्लाह ताला उस हज को कबूल फरमाता है, और गलत पैसे के हज को कहीं से कबूल नहीं होता है। इंदौर और भोपाल में हज हाउस बनाने की बात है, कहां तक पहुंची है ये? देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने। मैं इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इन सारे मामले को लेकर बहुत संजीदा हैं, और व्यक्तिगत उन्होंने इंटरेस्ट लेकर हज हाउस की घोषणा की है दोनों ही जगह। और ऐसा प्रदेश में पहली बार हो रहा है इतनी सरकारों के बाद कि मध्य प्रदेश सरकार ने अपने बजट में 1 करोड़ रुपए का इंतजाम किया। 1 करोड़ के इंतजाम के साथ उन्होंने उस 1 करोड़ रुपए को हज कमेटी को ट्रांसफर कर चुका है। भोपाल का जहां तक सवाल है, तो भोपाल में जमीन अलॉट कर दी गई है, सिंगार चोली नामक जगह एयरपोर्ट पर 2 एकड़ जमीन दी गई है, उस पर बेहतरीन हज हाउस बने, इसके लिए एक विज्ञप्ति निकाली, और देश भर से डिजाइन के लिए आर्किटेक्ट्स को बुलाया, और जिसकी सबसे अच्छी डिजाइन पाई गई उसको 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है। इस प्रकार से हमारे सामने बेहतरीन डिजाइन भी सामने आ गई है, और जमीन मिल चुकी है, पैसा हमारे पास जो है वो आ चुका है, और जल्द ही हम एक बेहतरीन हज हाउस जो कि मध्य प्रदेश के हाजियों के लिए सारी सुविधाओं वाला हज हाउस हो, ऐसे हज हाउस की संज्ञा बुनियाद भोपाल में रखने वाले हैं। और सवाल जहां तक इंदौर का है, तो इंदौर में भी जमीन की तलाश करीब करीब हमें ऐसा लगता है कि पूरी हो गई है, और यहाँ के प्रशासन ने हमारे लिए एक जगह आरक्षित कर दी है, और हम इंशाअल्लाह उस पर भी जल्दी ही कार्रवाई पूरी करके और उस पर भी संज्ञा बुनियाद का कार्यक्रम रखेंगे। इंदौर में हज हाउस वो अंडर प्रोसेस है, वो अंडर प्रोसेस है। जब तक हमें अलॉट, स्टेट हज कमेटी को अलॉट नहीं हो जाती है, तब तक मेरा यह कहना ठीक नहीं है कि वो अलॉट हो गई है।
मध्य प्रदेश की हज कमेटी ने क्या खास काम किया? आप उसके सदर हैं, आप बता सकते हैं कुछ? मध्य प्रदेश हज कमेटी का अपना एक दायरा है, एक सीमित दायरा है। हम प्रदेश के हाजियों की खिदमत कर सकते हैं, अच्छी व्यवस्थाएं मुहैया कर सकते हैं। हमने जैसा आपके पहले सवाल में बताया कि जिले वाइज व्यवस्थाओं के साथ साथ बेहतरीन खादिमुल उज्जात को पहुंचाने के साथ साथ उनके मिसिंग सामान को लौटाने का काम किया है। उनके लिए सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर ऐसा काम किया है जो देश के लिए उदाहरण बना। हमने रोटरी क्लब के सहयोग से 2011 मिशन में हर हाजी साहब को वो दवाई देने का काम किया जो जाकर वहां उनको काम लगने वाली है, जो सूजन पर काम लगने वाली है, ऐसी वोलिनी दवाई जो प्रोटीन और विटामिन, वहां पैदल चलने का काम ज्यादा होता है। उस पैदल चलने के दौरान जब हमारा प्रोटीन और विटामिन की कमी हो जाती है, उन दवाइयों का निशुल्क वितरण देने का काम भी मध्य प्रदेश की हज कमेटी ने किया है, जिसको देश भर ने सराहा है। और यहां की व्यवस्थाओं को देखते हुए सऊदी अरब के कॉन्सुलेट जनरल ने भी हमको पत्र लिखकर हमें एक प्रशंसा पत्र दिया है, और उस पत्र में लिखा है कि हिंदुस्तान भर की हज कमेटियों की जो व्यवस्थाएं हुई है उनमें बेहतरीन व्यवस्थाएं मध्य प्रदेश हज कमेटी ने की है। और आगे क्या करने वाले हैं आप? छत्तीसगढ़ के बारे में तो मैंने सुना कि वहां हज कमेटी ने जो बैग दिए थे, किट दिए थे सारे जायरीनों को, उनमें केसरिया और हरे रंग थे, तो लोगों ने आपत्ति की। मुख्यमंत्री की फोटो लगा दी तो आपत्ति की। क्या ऐसा भी होता है? नहीं, मेरी इसी को जानकारी में नहीं है, और ये वहां का मामला है, मध्य प्रदेश का ये मामला नहीं है। इसलिए मैं आप ऐसे कोई गतिविधि करते हैं क्या? नहीं, हमारे वहां मुख्यमंत्री आते हैं, हाजी साहिबान को विदाई देते हैं। हमारे आज ही 6 तारीख को प्रभात जी झा साहब जो कि सांसद हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो आज आ रहे हैं और वो आज सारे हाजी साहिबानों को विदाई देंगे, स्वागत करेंगे, उनका इस्तकबाल करेंगे। हज यात्रा में कैसे सुधार और हो सकता है? कैसे व्यवस्था और अच्छी हो जाए कि जायरीनों को कम से कम तकलीफ हो और व्यवस्था अच्छी रहे? ये जो आपका सवाल है, ये 2 देशों के बीच का मामला है, हमारे देश और सऊदी अरब के बीच का मामला। हज का जो खर्च तेजी से बढ़ रहा है हज पर जाने का, उसमें कमी आना चाहिए। उसके लिए हमने मांग की है, उसके लिए हमने ग्लोबल टेंडर और अन्य मांगे की है, जिसके तहत इस हज के जो खर्च को कम किया जा सकता है। हमने सुविधाओं के नाम पर वहां पर कई मांगे की है। हमने वहां कहा है कि भारत से जो हाजी जाता है उनके टॉयलेट्स इंडियन टॉयलेट्स बनना चाहिए, उनको यूरोपियन टॉयलेट्स में दिक्कत आती है, वो उसके आदी नहीं होते हैं और वहां उनको मुश्किल जाती है। हमने उनसे कहा है कि इनके खाने का इंतजाम होना चाहिए वहां पर। यहाँ पर भी जब जो हमारे यहाँ से महिलाएं जाती है, वो महिलाएं यहाँ पर जीवन भर अपना काम धंधा करती है, अपने चूल्हे पर रोटी बनाती है, और जब उसको जीवन में एक बार मौका मिलता है इबादत का, अल्लाह के मेहमान बनने का, ये मेहमान अल्लाह के मेहमान होते हैं, ईश्वर के मेहमान होते हैं, ये अल्लाह के जब मेहमान को बनने का मौका मिलता है तो वहां जाकर भी इनको यही चूल्हा ना फूंकना पड़े, इनको रोटियां ना बनाना पड़े। आप इनके लिए रोटियों का इंतजाम कीजिए, और पूरे देश की सेंट्रल हज कमेटी अगर इसका इंतजाम नहीं कर सकती है तो वो सिर्फ हमें वहां जगह मुहैया करा दे, हमें अनुमति दे दे। मध्य प्रदेश की स्टेट हज कमेटी, मध्य प्रदेश के जो सामाजिक लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, उनके सहयोग से सारा इंतजाम करने के लिए वहां तैयार है। ये भी हमने उनसे मांग की है, उनसे गुजारिश की है। एहराम भी देते हैं आप उन्हें, पोशाक भी देते हैं? नहीं, ये एहराम सब हाजी साहिबान अपनी तरह से लाते हैं। कुछ खास व्यवहार होता है क्या भारत के लोगों के साथ या भारत पाकिस्तान बांग्लादेश के लोगों के साथ वहां? खास करके एशियाई मुल्कों में भारत के लोग हाजी साहिबान को बहुत अच्छा माना जाता है। हम लोगों की जो इमेज है वहां, जो मैंने सुना है, वो ये है कि एक ऑनेस्ट हाजी अगर कहीं का है तो वो उसमें भारत का नंबर 1 आता है, और हमको विशेष सम्मान मिलता है। जो जैसे हम हैं वैसा हमें सम्मान वहां मिलता है। ये ऊपर वाले का बड़ा करम है और उसका बड़ा लाख लाख एहसान और शुक्र है। क्या वीआईपी कोटा भी होता है हज यात्रा के लिए? बेशक, वीआईपी कोटा जो भारत सरकार है, वो भारत सरकार का विदेश मंत्रालय जो उसे कोटा मिलता है, उस कोटे में से 11,000 का कोटा वीआईपी के नाम पर रख लेता था। उस वीआईपी कोटे को आज से 1 महीना पहले सुप्रीम कोर्ट ने चैलेंज किया और सुप्रीम कोर्ट ने उसको नकार दिया और उस वीआईपी कोटे को समाप्त कर दिया, और अब वीआईपी कोटे के नाम पर सिर्फ 11,000 की जगह उनके पास 500 का कोटा रह गया है। जब ये हज नहीं होता है, हज के 2 महीने छोड़ दें, तो फिर ये हज हाउस बाकी समय क्या काम करता है? नहीं, हज हाउस हमारे यहाँ तो आप बना रहे हैं तो क्या काम कर रहे हैं? हमारे यहाँ तो अभी अस्थायी हज हाउस है, और जो भोपाल में हज हाउस बनने वाला है वहां पर साल भर हमारे प्रशासनिक एक्टिविटीज चलती है, पूरा विभाग हज कमेटी चलती है। वहां पर पूरे साल फॉर्म भरने से लगाकर, फॉर्म जमा होने से लगाकर,
और सारी एक्टिविटीज जो है वो पासपोर्ट में सहयोग से लगाकर, पासपोर्ट जमा होने से लगाकर, जो पे स्लिप जमा होती है उससे लगाकर, हज पर जाने से लगाकर, वापस आने पर किसी का शिकायत, किसी का मिसिंग, पूरे साल ड्रा से लगाकर, जो कुर्रा होता है उससे लगाकर, पूरे साल की एक्टिविटीज हज हाउस में होती है। आप पूरे समय भोपाल में ही रहते हैं या और कहीं रहते हैं? नहीं, मैं निवासी उज्जैन का हूं, मेरा मूल निवास उज्जैन में है, पर मुझे हज कमेटी की जब से जिम्मेदारी दी गई है तो मैं भोपाल में अधिकतम ऑफिशियल्स जो वर्क होते हैं, घंटे होते हैं, उस समय में मैं भोपाल रहता हूं। साल भर आपकी क्या क्या गतिविधि होती है? ये तो आपने हज कमेटी की बातें की, इसके अलावा भी कोई गतिविधि है आपकी? नहीं, हज कमेटी, आप मेरे व्यक्तिगत जीवन के बारे में पूछ रहे हैं? हाँ, आपके व्यक्तिगत जीवन पे। कि आप खुद भी राजनीति में सक्रिय हैं, क्या आप चुनाव लड़ने वाले हैं, विधानसभा लड़ने वाले हैं? नहीं, कभी मंत्री का दर्जा तो आपको है ही। भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मुझे जिम्मेदारी दी गई है, और भारतीय जनता पार्टी जब जब जो जिम्मेदारी देगी उस जिम्मेदारी का हम निर्वाह करेंगे। यहाँ ना कोई पद का मामला है, यहाँ तो दायित्व का मामला है। जिसको जो दायित्व दिया जाता है, भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता कभी चुनाव लड़ने की बात नहीं करता है, कभी टिकट मांगने की बात नहीं करता है। जो भारतीय जनता पार्टी का सही कार्यकर्ता है, वो उसको जो दायित्व दिया जाता है उसका वो निर्वहन करता है, और मैं पूरी ईमानदारी से इस निर्वहन करने की कोशिश कर रहा हूँ। बस इतना भर है। कि लोग कहते हैं कि हज यात्रा के बाद जिम्मेदारी बढ़ जाती है जायरीन की। हाँ, बेशक। एक जो मुस्लिम भाई है, उसकी जो अपनी जीवन स्टाइल होती है, उसका जो जीवन का एक तरीका होता है, वो तरीका उसको पहले दिन से ही मानना होता है। पर अगर कहीं कोई उसको अवॉइड कर रहा है तो उसको वो भी रेगुलर हो जाता है। बस इतना भर है। मतलब पूरी तरह धर्म के हिसाब से चले व्यक्ति, आजीवन चले। सभी इंसान को चलना चाहिए। सभी इंसान को जो है वो सही काम करना चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं करना चाहिए, अपने धर्म के प्रति आस्था रखना चाहिए, लोगों की इज्जत करना चाहिए, पड़ोस में कोई भूखा है तो भूखा ना सोए, इसकी चिंता करना चाहिए। ये भी नियम है कि कोई अगर गलत तरीके से पैसा कमाया किसी ने जी, उस पैसे से वो हज यात्रा नहीं जा सकता। वो हज अल्लाह ताला कबूल नहीं करेगा। यानी पूरी मेहनत से, ईमानदारी से पैसा कमाए, जिम्मेदारियां निभा ले, उसके बाद हज को जाए। सही पैसे, जो सही पैसा है उस पैसे से ही हज कबूल है। सनवर भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे स्टूडियो पधारे, आपने हज यात्रा के बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें हमें बताई। हमारे दर्शकों को भी इस बात से काफ़ी जानकारी मिली होगी, और हमें विश्वास है कि जो लोग हज यात्रा पर गए हैं और जाने वाले हैं, उनका हज अल्लाह ताला ज़रूर कबूल करे। न्यूज़ मेकर में आज इतना ही।